पहले कि ये बताऊंगा मैं स्टैंडिंग ऑर्डर्स होता क्या है, उससे पहले जानते हैं इसकी जरूरत क्यों पड़ी थी। इनिशियली बिफोर पासिंग ऑफ द एक्ट दे आर बाउंड बाई agreement between employer and workman, and the employer used to recruit different workmen by laying down his terms and conditions. So contract of employment of a workman is different from the contract of another workman. So the workman was poor in society and they were exploited fully. जैसे कि पता है कि एम्प्लॉयर अपना कहीं ना कहीं वो एक तरीके से अपना एक एम्प्लॉयर एक तरीके से अपने आप को किंग मानता था। मतलब एटीट्यूड ऑफ जो एम्प्लॉयर हुआ करता था उस जमाने में कहीं ना कहीं एक तरीके से जो कि एक्सप्लॉइटेशन करता था वर्कमैन का, जो लेबरर जो वर्क करते थे उसके साथ एक्सप्लॉइटेशन होता था। तो व्हेन द एम्प्लॉयर हैज़ हिज ऑन फ्रीडम, जब एम्प्लॉयर के पास अपना फ्रीडम था, ही यूज्ड टू ट्रीट डिफरेंट वर्कमैन डिफरेंटली, ओके, टू curtail दिस एक्शन, दिस इनैक्टमेंट पास्ट। अब ये जो इनैक्टमेंट जो है इसलिए पास किया गया, क्योंकि इसके पास करने के पीछे वजह क्या था? इसको पास करना इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे ये बात करता है राइट्स का बेसिकली। तो सबसे पहले आपको ये मैं बता देता हूँ इंडस्ट्रियल स्टैंडिंग ऑर्डर होता क्या है। इसके सारे जो सेक्शन दिए गए हैं ना 1 से लेकर 15 तक जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो मैं बताऊंगा। इसमें जिस सारे सेक्शन इसके फीचर्स को बताते हैं। तो सबसे पहला एक्चुअली ये है कि इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946 जो है ये लेबर लॉ में बताया गया है, और इसके बारे में ये है कि स्टैंडिंग ऑर्डर एक्चुअली डिसाइड्स कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि जो भी एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन क्या होगा। आखिर वहां पे एम्प्लॉयर है, जो मालिक है, जो नौकरी देने वाला है, और जो नौकरी करने वाला है, जो वर्कर है, लेबरर है, या फिर ट्रेड यूनियन के जो मेंबर है, वो सारे जो काम कर रहे हैं, तो ये इनके राइट्स क्या होंगे, इनके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगे। तो कुछ ऐसा यहाँ पे डिफाइंड नहीं था। सो स्टैंडिंग ऑर्डर का मेन बेसिकली स्टैंडिंग ऑर्डर एक्चुअली डिसाइड्स कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और इफ एम्प्लॉयर प्रोवाइड्स जॉब टू एनी पर्सन देन व्हाट आर द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। अगर कोई एम्प्लॉयर है, किसी को जॉब प्रोवाइड कर रहा है, नौकरी दे रहा है, तो क्या उस नौकरी का टर्म्स एंड कंडीशन होगा, ये स्टैंडिंग ऑर्डर बेसिकली बताता है। ओके, तो सबसे पहले लाइक वर्किंग शिफ्ट क्या होगा, अटेंडेंस क्या होगा, लाइक लेबर जो आ रहा है काम करने वाला, जो इंप्लॉइज आ रहे हैं उनके अटेंडेंस क्या होंगे, लाइक जो लेट आ रहा है तो उसका सैलरी का कितना हिस्सा कटेगा, परमानेंट है, टेम्पररी है बेसिस पे, जो इंप्लॉइज जो होते हैं परमानेंट है, टेम्पररी बेसिस पे, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, ये सारी चीजें उसमें मेंशन होता है। लाइक इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात करता है, कब खुलेगा कब बंद होगा, सस्पेंशन डिसमिसल के बारे में बात करता है, ग्रीवांसेस रेडिएशन, उनका जो शिकायत कौन सुनेगा, तो हर चीज कहीं ना कहीं मेंशन होता है। तो ये तो जान गया स्टैंडिंग ऑर्डर क्या बताता है, कि टर्म्स एंड कंडीशन जो एम्प्लॉयमेंट का उसका वो बताता है बेसिकली स्टैंडिंग ऑर्डर। तो मुझे लगता है ये क्लियर हो गया। अब बताता हूं कि इसके अंदर जो जैसे कि मेन ऑब्जेक्टिव इज इट इंपोजेस ऑब्लिगेशन ऑन एम्प्लॉयर टू स्पेसिफाई द डेफिनेट टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जैसे कि मैंने अभी बताया, दिस एक्ट वाज पास्ड इन 1946, इट इज क्लियर नाउ। ओके, एवरी कंडीशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट शुड बी और शैल बी मेड known to the workman, okay, and the major objective of this act, it deals with conditions of service of employment। देखिए, कोई भी आजकल के जमाने में कोई भी जॉब होता है, कोई भी एम्प्लॉयमेंट, किसी को कोई एम्प्लॉयर किसी को नौकरी पे रखता है, तो कहीं ना कहीं टर्म्स एंड कंडीशन होता है उसका। तो वही बता रहे हैं यहाँ पे, मेजर पर्पस इज टू रेगुलेट द कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जो मेजर जो पर्पस इसका होता है कि कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय द एम्प्लॉयर स्पेशली इन कनेक्शन विद रिक्रूटमेंट। जब बहाली निकलता है तो उसका टर्म्स एंड कंडीशन उसमें बताता है कि ये टर्म्स एंड कंडीशन है इस एम्प्लॉयमेंट का। जैसे देखे होंगे, डिस्चार्ज, डिसमिसल, डिसिप्लिनरी एक्शंस, लीव विथ वेजेस, हर चीज यहां पे मेंशन होता है। तो ये तो इंट्रोडक्शन हो गया। अब आते हैं एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या होता है। जैसे कि मैंने बताया कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों होता है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में मैंने बताया था कि ये डिपेंड करता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्री पे, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्री पे डिपेंड करता है। ओके, कि इंडस्ट्री की एस्टेब्लिशमेंट कहां कहां है। मान लीजिए इंडस्ट्री ए बी सी है, इसकी एस्टेब्लिशमेंट 5 से 6 राज्यों में है। मान लीजिए कि वो हरियाणा में भी है, मान लीजिए वो तमिलनाडु में भी है, केरला में भी है, पंजाब में भी है और झारखंड में भी है। तो इन राज्यों में है, तो कहीं ना कहीं ये है कि सारे राज्यों में जो एस्टेब्लिशमेंट है इंडस्ट्री की, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगा। मान लीजिए केवल दिल्ली में है, तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट स्टेट के अंदर आ जाएगा। मान लीजिए हरियाणा में है, मान लीजिए तमिलनाडु में, केवल स्पेसिफाइड स्पेसिफिक जो एस्टेब्लिशमेंट है इंडस्ट्री का एक ही स्टेट में, तो वहां पे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वो हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे बताया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट इज डीम्ड टू बी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फॉर फॉलोइंग लाइक एनी इंडस्ट्री विच इज अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे मैंने बताया अभी कि 5 इंडस्ट्री है, अब 5 राज्यों में तो है, पर उसकी एस्टेब्लिशमेंट जो हुई है, अब उसका एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंटर होगा, क्योंकि वो एक राज्य में तो है नहीं, तो एस्टेब्लिशमेंट पे डिपेंड करता है। ओके, सो एनी इंडस्ट्री विच इज अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेकंड वन, रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात कर रहा है। थर्ड वन, मेजर पोर्ट माइन और वाइल्ड फील्ड वगैरह का बात कर रहा है। सो ओनली फॉर दीज इंडस्ट्रीज सेंट्रल गवर्नमेंट इज एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, इन ऑल अदर केसेज स्टेट गवर्नमेंट इज एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। इसके अलावा जो बचा हुआ है वो सारे स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आएगा।
ओके, टू सी सर्टिफाइंग ऑफिसर कौन होगा? अब यहाँ पे सीओ का बहुत बड़ा महत्व होता है। सीओ मतलब सर्टिफाइंग ऑफिसर, क्योंकि इंप्लॉयर, ट्रेड यूनियन, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ट्रेड यूनियन, ये सब तो जान गए। अब सर्टिफाइंग ऑफिसर कौन होता है? देखिए, सर्टिफाइंग ऑफिसर लेबर कमिश्नर होगा, रीजनल लेबर कमिश्नर होगा, एनी अदर ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एज अ सर्टिफाइंग ऑफिसर। अब सर्टिफाइंग ऑफिसर का काम होता है कि सर्टिफाई करेगा। ओके, तो इस सारा काम इसी का होता है यहाँ पे, सर्टिफाइंग ऑफिसर का। और सर्टिफाइंग ऑफिसर लेबर कमिश्नर हो सकता है, रीजनल लेबर कमिश्नर हो सकता है, दे आर सर्टिफाइंग ऑफिसर। कोई भी अदर ऑफिसर हो सकता है अगर कोई भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उसे अपॉइंट करती है तो। और इंप्लॉयर यहां पर ओनर और फैक्ट्री के जो मैनेजर होते हैं और ओनर इंडस्ट्री के होते हैं, ये सारे एम्प्लॉयर होंगे। जैसे फैक्ट्री एक्ट जब मैं डिस्कस करूंगा तो उसमें ही बताऊंगा। तो ओके, इंडस्ट्री एस्टेब्लिशमेंट जो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, दे आर द ओनर ऑफ एम्प्लॉयर। ओके, अब बता रहा हूं आगे जो कि इसके सेक्शन आते हैं। सेक्शन 2 क्लॉज जी स्टैंडिंग ऑर्डर को बताता है। स्टैंडिंग ऑर्डर इज अ सेट ऑफ रूल्स स्पेसिफाइड इन दिस शेड्यूल ऑफ द एक्ट। इट वाज इनैक्टेड टू प्रिवेंट एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द वर्कमैन। कि वर्कमैन जो होता है, काम करने कामकाजी वाला जो लोग होते हैं, उनकी जो एक्सप्लॉइटेशन हो रही थी उसके लिए लाया गया था। सो एम्प्लॉयर यूज्ड टू गिव हिज ऑन कंडीशंस। सो यहाँ पे जो है within the schedule they have specified certain rules or subject matters of the specified set of rules are like, यहाँ पे हर चीज मेंशन है, like classification of workman whether he is temporary or permanent, समझ गए? लाइक बदली वर्कमैन की मतलब यहाँ पे ये बताया गया कि टेम्पररी है, परमानेंट बेसिस पे है। सेकंड बताया गया वर्किंग आवर्स क्या होगा, हॉलीडेज एज वेल एज वेज रेट्स। थर्ड वन इज शिफ्टिंग वर्किंग, कि उसका शिफ्ट क्या है, ओके, मॉर्निंग है, इवनिंग है, समझ गए? अटेंडेंस एंड लेट कमिंग, कि जो वर्कर आ रहा है जॉब पे, जो इंप्लॉइज आ रहे हैं, उनकी अटेंडेंस को लेकर बताया गया कि उसका अटेंडेंस को लेकर, या फिर वो लेट आ रहा है तो लेट क्यों आ रहा है, उसका हर चीज के बारे में यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन बताया गया। फिफ्थ वन इज प्रोसीजर इन अप्लाइंग लीव एंड हॉलीडेज के बारे में बताया गया, हॉलीडेज वगैरह कब है, क्या है। ये इंटर्नशिप का काम कब खत्म होगा यार? ड्राफ्टिंग, फाइलिंग और स्टाइपेंड देखो, इससे ज्यादा तो मुझे पॉकेट मनी। Requirement to enter premises by certain or specific gates and liability to such. Okay. Seventh one is closing and opening up industrial establishment. Eighth क्या बताया गया? Termination of employment and procedure for serving the notice, कि जो employment होगा उसकी termination कैसे होगी, उसकी procedure notice क्या होगा उसको serve करने का। Suspension और dismissal for misconduct और any act of omission के बारे में बात किया गया। फिर remedies available for the workman in case of unfair labor practice. Okay, unfair labor practice. And लास्ट वन इज एनी अदर मैटर विच मे बी प्रिस्क्राइब। मतलब इसका स्टैंडिंग ऑर्डर के कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे सीधे तौर पे ये बताया गया है, लाइक स्टैंडिंग ऑर्डर एक्चुअली डिसाइड्स द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इट इंक्लूड्स लाइक वर्किंग शिफ्ट, अटेंडेंस, लेट कमर जो है, सैलरी कट कैसे होगा, या फिर परमानेंट टेम्पररी एम्प्लॉय का बात कर रहा है, कि इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहा है, सस्पेंशन डिसमिसल का बात कर रहा है, अनफेयर ट्रीटमेंट की बात कर रहा है, ग्रीवेंस एंड रिड्रेसल की बात कर रहा है। तो हर चीज जो एम्प्लॉयमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन जो होगी वो चीज यहाँ पे मेंशन होता है स्टैंडिंग ऑर्डर। मतलब आप मोटा मोटी इतना समझ लीजिए। अब आगे आते हैं, सेक्शन 3 से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 3 क्या यहाँ पे बात कर रहा है? सबमिशन ऑफ ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर्स। So, which is nothing but standing order before approval is draft standing order. जब तक स्टैंडिंग ऑर्डर को अप्रूवल नहीं मिलेगा तो उसको ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर मानेंगे। और देखिए यहाँ पे क्या बताया गया, एवरी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री एट द टाइम ऑफ पासिंग द इनैक्टमेंट within a span of 6 months from the date on passing which the enactment was passed, they have to draft a standing order and that must be submit it to certifying officer. अब जो यहाँ पे बात किया गया कि जितने भी इंडस्ट्री हैं at the time of passing of this enactment within a span of 6 months, okay, from the date of passing which the enactment was passed, they have to draft up standing order and that must be submitted to certifying officer. 3 clause 2 बात करता है, the drafting standing order should consist of in the connection with every subject matter specified in schedule of act. अब सेक्शन 3 बात क्या करता है मोटा मोटी आपको समझा देता हूं। लाइक देखिए, सबमिशन ऑफ जो ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर्स है, इसमें 6 महीने के अंदर जब भी किसी एक इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट पे कानून एप्लीकेबल होता है तो उस केस में क्या होता है कि उस इंडस्ट्री एस्टेब्लिशमेंट को सर्टिफाइंग ऑफिसर को स्टैंडिंग ऑर्डर को लाइक उसमें 5 कॉपी भेजनी पड़ेगी। लाइक कहाँ अप्लाई करना है, जहां पे 100 या 100 से ज्यादा वर्कमैन काम कर रहे हैं। यहाँ पे याद रखना है आपको, यहाँ पे क्या है कि 100 या 100 से ज्यादा वर्कमैन काम करना बहुत जरूरी है। एंड यहाँ पे जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो होंगे उनको 2 मंथ का नोटिस देना पड़ेगा। ओके, अब यहाँ पे ये बताया गया कि एमएसओ क्या होता है। एमएसओ, तो एमएसओ होता है लाइक मॉडर्न स्टैंडिंग ऑर्डर। ओके, अब मॉडर्न स्टैंडिंग ऑर्डर क्या होता है? मॉडर्न स्टैंडिंग ऑर्डर ये होता है कि एक ऐसा कानून, लाइक ऐसा लॉ होता है, जैसे कि, लेकिन कानून नहीं होता है एक्चुअली में, लेकिन एक कानून जैसा होता है। एक तरीके से आप उसको ये मान सकते हो कि एक तरीके से कानून जैसा बनाया हुआ है, पर रियल में वो कानून नहीं होता है, एक ड्राफ्ट टाइप का होता है। लेकिन एक ऐसा कानून जो कि कानून नहीं होता है, लेकिन आप उसको उसके
रेफरेंस लेके स्टैंडिंग ऑर्डर ड्राफ्ट कर सकते हैं, समझ गए। एमएसओ मतलब एक तरीके से नकली टाइप का होता है, पर उसको एक तरीके से आप उसको उसका रेफरेंस लेके स्टैंडिंग ऑर्डर ड्राफ्ट कर सकते हैं। मतलब अगर आपको टर्म्स एंड कंडीशन नहीं समझ में आ रही है तो आप एमएसओ को देखिए, उसमें हर चीज प्रोसीजर बता दिया गया है, उसके हिसाब से इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट का स्टैंडिंग ऑर्डर ड्राफ्ट करिए, समझ गए। तो इसमें ये चीज बताया लाइक मेंशन वर्क्स एंड डिटेल्स, ट्रेड यूनियन के बारे में बताया गया, डिटेल्स के बारे में, ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयर के बारे में बताया गया है। तो सिमिलर हर चीज में, जैसे यहाँ पे छूट दिया ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयर को लेकर सिमिलर गवर्नमेंट ने, ओके। तो in case of more than one employer they should submit joint standing order in case of group of employer, okay। so section 3 क्लियर हो गया। यहाँ पे बस ये बताया कि सबमिशन ऑफ ड्राफ्ट जो होगा वो किस तरीके से होगा। अगर किसी को एमएसओ में ये बताया गया कि ड्राफ्ट अगर आपको समझ में नहीं आ रहा स्टैंडिंग ऑर्डर में जो टर्म्स एंड कंडीशन कैसे लिखने हैं, तो आप एमएसओ को रेफर कर सकते हैं। एमएसओ में आपको सब चीज मिल जाएगा, जो मॉडर्न स्टैंडिंग ऑर्डर है, एक तरीके से उसका रेफरेंस ले सकते हैं आप। अब आगे आते हैं सेक्शन 4 क्या बात करता है, कंडीशन फॉर सर्टिफिकेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर, कि इसे कंडीशन क्या क्या होंगे सर्टिफिकेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर के। तो यहाँ पे बोलता है व्हाट आर all the conditions to be fulfilled to get certification. First one is certifying officer will verify whether the provision has made by the employer for all the subject matter mentioned in this schedule. अब certifying officer जो होगा सीईओ होगा। certifying officer कौन होगा, कोई लेबर कमिश्नर हो सकता है या रीजनल लेबर कमिश्नर हो सकता है, दे आर कॉल्ड सर्टिफाइंग ऑफिसर। कोई भी हो सकता है जिसको अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उसको एक सर्टिफाइंग ऑफिसर उसको बनाएगा, समझ गए। तो सर्टिफाइंग ऑफिसर वेरीफाई करेगा वेदर द प्रोविजन जो दिया गया है, मेड किया गया है एम्प्लॉयर फॉर ऑल द सब्जेक्ट मैटर, जो सब्जेक्ट विषय वस्तु है हर चीज सही है या नहीं है इस शेड्यूल में। एंड स्टैंडिंग ऑर्डर शुड also in conformity with the provision of this act, okay। and certifying officers have the authority to decide, क्योंकि high authority तो उसी के पास है, decide करेगा whether to grant the certification and he may also suggest for modification of the standing order in form of addition of rules in draft standing order and after the fulfill he will certify। अब क्या है कि देखिए सर्टिफाइंग ऑफिसर के पास ये राइट होता है, ऑथोरिटी होता है, क्योंकि उसको ऑथोरिटी ये पावर दिया गया है कि वो मॉडिफिकेशन, अगर मान लीजिए उसको देखने में लग रहा है कि ये सर्टिफिकेशन इसकी नहीं हो पाएगी तो उसमें कोई चेंजेस लाने हैं, मॉडिफिकेशन लाने हैं, देन सर्टिफाइंग ऑफिसर विल होल्ड दैट पर्टिकुलर जो स्टैंडिंग ऑर्डर है उसको ड्राफ्ट को होल्ड कर लेगा एंड उसको कहेगा कि उसको जो टर्म्स एंड कंडीशन जो एडिशनल जो चाहिए उसको मेंशन करो और उसके बाद उसको सर्टिफाई करेगा वह, समझ गए। तो सेक्शन 4 बात करता है केवल कंडीशन फॉर सर्टिफाइंग ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर्स। मुझे लगता है ये क्लियर हो गया सेक्शन 4। सेक्शन 5 पे आते हैं। सेक्शन 5 क्या बात करता है, तो बेसिकली सेक्शन 5 जो है वो बात करता है सर्टिफिकेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर। स्टैंडिंग ऑर्डर की सर्टिफिकेशन कैसे होगी, मतलब क्या होगा, तो इसको मैं पहले समझा देता हूं। सर्टिफिकेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर में बताया गया कि सर्टिफिकेशन ऑफिसर एक कॉपी ट्रेड यूनियन को या फिर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वर्कर को देगा, समझे। अब क्या है कि जो सर्टिफिकेशन जो होता है, तो सर्टिफाइंग ऑफिसर जो होता है यहाँ पे वो क्या करेगा ना, वो एक कॉपी ट्रेड यूनियन को देगा या फिर जो रिप्रेजेंटेटिव है ट्रेड यूनियन का, समझ सकते हो। तो सर्टिफाइंग कॉपी जो होता है तो उसमें रहता है कि अगर आपको ऑब्जेक्शन है तो 15 दिन के अंदर भेजे उसको, जो कॉपी है उसका अगर ऑब्जेक्शन है तो 15 दिन के अंदर भेजे, विद इन 15 डेज। अब बताता हूं मैं, ऑब्जेक्शन है तो ट्रेड यूनियन या फिर रिप्रेजेंटेटिव जो होगा वो करेगा, ये उसका राइट मिला हुआ है कि अगर आपको ऑब्जेक्शन अगर करना है तो आप 15 दिन के अंदर कीजिए और उसका वो राइट है। जैसे यहाँ पे बताया गया, व्हेन द ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर इज सबमिटेड ही शैल फॉरवर्ड इट अ कॉपी टू द ट्रेड यूनियन और वर्कमैन रिप्रेजेंटेटिव्स, ओके, जो प्रतिनिधित्व कर रहा है एक यूनियन का या फिर वर्कमैन का। इफ सर्टिफाइंग ऑर्डर इज सेटिस्फाइड बाय फुलफिलिंग ऑल द कंडीशंस अंडर सेक्शन 4 then it shall send to the trade union or workman representative. After certifying it will send to the trade union, okay। So inviting objection as for the standing order is the purpose to send to the workman representatives. They will have 15 days time। उनके पास 15 days time होता है, किनके पास, वर्कमैन रिप्रेजेंटेटिव्स के पास, ट्रेड यूनियन के जो रिप्रेजेंटेटिव कर रहे हैं या फिर कोई वर्कमैन का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है उनके पास ये 15 दिन का टाइम पीरियड उनके पास होता है to send objection from the date on which it is served to the workman representative, okay। So in case if the objective are sent, then certifying officer he provide opportunity for both employers and employees, दोनों को opportunity है यहाँ पे। जैसे कि like procedure for certification of standing orders defines like certifying officer to forward a copy of draft to the standing order like to the trade union और अगर ट्रेड यूनियन नहीं है वहां पे तो in absence of ट्रेड यूनियन लाइक टू द वर्कमैन ऑफ द इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री का वर्कमैन है उसको दिया जाएगा, या फिर लाइक द ट्रेड यूनियन और द अदर रिप्रेजेंटेटिव्स एज द केस मे बी लाइक आर टू बी हर्ड, जिसके बारे में सुना जाएगा। अब आते सेक्शन 5 सर्टिफिकेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर की बात करता है कि इसकी सर्टिफिकेशन मतलब मिल रहा है तो वो एक टाइम पीरियड मिलता है उसको 15 दिनों का, उसमें कोई अगर उसको ऑब्जेक्शन है सर्टिफिकेशन को लेकर तो वो मॉडिफिकेशन करेगा और ये डिसाइड करेगा। उसके जिस्म पर किसी और के हाथ थे और वो बाहर खड़ा था अपनी बीवी की सिसकियों को। अब 7 दिन के अंदर भी यहाँ पे बात किया गई, 7 दिन के अंदर ट्रेड यूनियन या फिर वर्कमैन को भेजेगा। अब जो टाइम पीरियड है समझिए आप,
यहाँ पे वही चीज़ 7 डेज लिख दिया है कि मैं रीड कर दे रहा हूँ। आफ्टर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड ही विल डिसाइड वेदर टू ग्रांट और नॉट एंड पास एन ऑर्डर इन केस इफ ही फील्स एनी मॉडिफिकेशन, अगर उसे लगता है कोई मॉडिफिकेशन चाहिए ही कैन सजेस्ट एंड क्लेरिफाई इट। मतलब ऑब्जेक्शन है 15 दिन के अंदर आप भेजे, अगर ऑब्जेक्शन है तो ट्रेड यूनियन या रिप्रेजेंटेटिव और ट्रेड यूनियन है जो भी है उसको 15 दिन के अंदर भेजना पड़ेगा। अगर उसमें कोई मॉडिफिकेशन करना है तो मॉडिफिकेशन के बाद वो डिसाइड करेगा कौन, सर्टिफाइंग ऑफिसर 7 दिन के अंदर ट्रेड यूनियन या वर्कमैन को भेजेगा वो मॉडिफिकेशन करके, या फिर जो एम्प्लॉयर होगा उसको भेजेगा। समझ गए, यही चीजें बोल दी गई है, मैं रीड कर दे रहा हूं। इन केस इफ यू फील्स any modification he can suggest and certify it so that certification order shall be sent within span of 7 days after approval is given, so that order should be sent to trade union or workman representative. Okay, once standing order is certified, then condition of the service of employment of a workman, a standing order will be bind on employees as well as employer. It includes successors, legal heirs. Okay, सेक्शन 6 बात करता है अपील का। अब इसमें बात किया गया है कि अपील एम्प्लॉयर, वर्कमैन, ट्रेड यूनियन या फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ जो वर्कर है या फिर रिप्रेजेंटेशन जो कर रहा है ट्रेड यूनियन का, वो सर्टिफाइंग ऑफिसर जो होता है, सर्टिफाइंग ऑफिसर जो होता है वो उसके ऑर्डर को ऑब्जेक्शन में डाल सकता है, उसके ऑर्डर को ऑब्जेक्ट कर सकता है। सो 30 दिन का यहाँ पे जो अप्रूवल है, 30 दिन के अंदर अप्रूवल कर सकते हैं या फिर अपीलेट अथॉरिटी डिसाइड करेगी अगर फाइनल हो जाएगा तो। यहाँ पे ये है कि स्टैंडिंग ऑर्डर को कंफर्म करेगा या फिर कोई चेंज होगा उसमें तो वो इस चीज को देखेगा, मॉडिफिकेशन है तो। मैं रीड कर दे रहा हूं। एनी एम्प्लॉयर, ट्रेड यूनियन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्कमैन, कोई भी जो इसकी प्रतिनिधित्व कर रहा है, कोई भी एम्प्लॉयर हो सकता है, कोई भी ट्रेड यूनियन हो सकता है, कोई रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्कमैन हो सकता है, हु मे बी एग्रीव्ड बाय द ऑर्डर ऑफ सर्टिफाइंग ऑफिसर मे मेक एन अपील टू द अपीलेंट अथॉरिटी। अपीलेंट अथॉरिटी जो होता है यहाँ पे, कौन है अपीलेंट अथॉरिटी, तो वहां पे अपील करेगा। 30 दिनों का टाइम पीरियड इनके पास होता है, एम्प्लॉयर के पास, ट्रेड यूनियन के पास या फिर रिप्रेजेंटेशन है इनका कोई कर रहा है वर्कमैन का, तो उनके पास 30 दिनों का टाइम पीरियड होता है फ्रॉम द डेट ऑफ सर्टिफाइंग ऑर्डर। जब सर्टिफाइंग ऑर्डर आता है उस दिन से रिसीव होता है ट्रेड यूनियन के पास, तो उस दिन से 30 दिनों तक इनको मिलता है कि अगर आपको कोई मतलब चेंजेस करने, ऑब्जेक्शन है तो आप बताइए, उसके अपील में जा सकते हैं। सो द डिसीजन ऑफ अपीलेंट अथॉरिटी शैल बी फाइनल बाइंडिंग ऑन ऑल द पार्टीज, और जो डिसीजन होगा अपीलेंट अथॉरिटी का वो फाइनल बाइंडिंग होगा सारे पार्टी पे। ओके, एंड अपीलेंट अथॉरिटी हैज द पावर टू मॉडिफाई और सजेस्ट फॉर एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन। उसके पास पावर है कि अपीलेंट अथॉरिटी का कि वो मॉडिफाई करेगा, सजेस्ट करेगा, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन जो उसमें होंगे तो एडिशनल इंफॉर्मेशन को भी वो मतलब ऐड करेगा। ओके, एंड द अपीलेंट अथॉरिटी शैल सेंड द फाइनल कॉपी और ऑर्डर कॉपी विद इन द स्पैन ऑफ 7 डेज। अब जैसे कि आपको पता है उसमें जो सर्टिफाइंग ऑफिसर जो होता है उसके पास भी मॉडिफिकेशन के बाद वो 7 दिन के टाइम पीरियड लेता है, तो उसको 7 दिन के अंदर वो फाइनल कॉपी वो भेजेगा सर्टिफाइंग ऑफिसर। अब यहाँ पे कहा गया द अपीलेंट अथॉरिटी शैल सेंड द फाइनल कॉपी और ऑर्डर copy within 7 days to the certifying officer. In case if the appellant authority suggests the modification, अगर appellant authority modification को suggest करता है, it shall send back copy along with the draft standing order with the parties, and the appellant authority has the power to modify on its own. If it modifies then that copy will send back to the parties. ये बहुत आसान है, बस आपको यहाँ पे ये जानना है बस कि अपील कोई भी एम्प्लॉयर कर सकता है, वर्कमैन कर सकता है, ट्रेड यूनियन कर सकता है, और या फिर वर्कर्स के जो वर्कमैन जो है उनके रिप्रेजेंटेशन जो कर रहा है वो कर सकता है। ठीक है, अब ये किसके ऑर्डर पे अपील करेगा, जो सर्टिफाइंग ऑफिसर जो है उसके ऑर्डर है उस पे ऑब्जेक्ट कर सकता है। 30 दिन के अंदर अपील कर सकता है वो जो ऑर्डर आया है जो सर्टिफाइंग ऑफिसर के साइड से, उस ऑर्डर के लिए वो 30 दिन के अंदर अपील कर सकता है अगर कोई ऑब्जेक्शन होता है तो। समझ गए? सो अपीलेट अथॉरिटी डिसाइड करेगा, फाइनल जो पावर दिया गया अपीलेट अथॉरिटी डिसाइड करता है, और स्टैंडिंग ऑर्डर को कंफर्म करेगा वही अपीलेट अथॉरिटी, और कोई चेंज होगा तो वो कर देगा उसमें जो भी मॉडिफिकेशन होना चाहिए था। समझ गए? सेक्शन 7 बात करता है डेट ऑफ ऑपरेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर। अब डेट ऑफ ऑपरेशन कब होगा इसको समझा दे रहा हूं। लाइक यहाँ पे देखिए डेट ऑफ ऑपरेशन कब होगा, जब अपील या फिर नहीं अपील, मान लीजिए किसी ऑर्डर पे अपील गया है या फिर अपील नहीं गया है, मान लीजिए स्टैंडिंग ऑर्डर कोई है, उस स्टैंडिंग ऑर्डर को बनने के बाद उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुआ, कोई चेंजेस नहीं हुआ, तो उसमें कोई अपील नहीं गया है, तो 30 दिन का आपके पास टाइम पीरियड होता है ना। जैसे कि मैंने अभी बताया ना कि 30 दिन का टाइम पीरियड आपको मिलता है। 30 दिन का टाइम पीरियड किस लिए मिलता है? 30 दिन का टाइम पीरियड मिलता है आपको कि उसमें आप कोई ऑब्जेक्शन डाल सकें। मान लीजिए कोई स्टैंडिंग ऑर्डर बन गया है, ड्राफ्ट हो गया है और उस पर सब मुहर लग गया, सब तैयार हो गया, अब उस पर आपके पास तो टाइम पीरियड है 30 दिन का कि अगर आपका कोई ऑब्जेक्शन है तो आप उसको अपील में कर सकते हैं। अगर आपने अपील नहीं किया तो 31वां दिन से उसको वो मान लिया जाएगा। समझे? अगर आपने अपील किया है देन अपील में 7 दिन के एक्सपायरी होने पे जहां पे ऑर्डर ऑफ अपील कॉपी भेजी गई थी वहां वर्कमैन को वो करना पड़ेगा। समझ गए? तो यहाँ पे बस ये समझ लीजिए लाइक डेट ऑफ ऑपरेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर्स ओनली द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ 30 days फ्रॉम द सर्टिफिकेशन और द एक्सपायरी ऑफ 7 days फ्रॉम द ऑथेंटिकेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर। समझ गए? अब यहाँ पे रीड कर दे रहा हूँ। एवरी सर्टिफाइंग स्टैंडिंग ऑर्डर शैल कम इन द ऑपरेशन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग ऑर्डर।
Okay, if no appeal is papered from the date of expiry of 30 days, it comes into force. If any appeal is papered after the expiry of 7 days, it shall come into operation from the date of appeal order is passed. बहुत आसान है ये। सेक्शन 7 डेट ऑफ ऑपरेशन की बात करता है। अगर कोई अपील नहीं गया तो 30 दिन के बाद 31वां दिन में वो तो ऐसे ही मान लिया जाएगा, समझ गए। अगर कोई अपील गया है तो 7 दिन का टाइम पीरियड होल्ड करेगा। 7 दिन का एक्सपायरी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि 7 दिन तो वो लेगा ही। जैसे उस समय मैंने बताया था आपको कि 7 दिन के अंदर वो ट्रेड यूनियन या फिर वर्कमैन को भेजेगा, जो एम्प्लॉयर होगा उसको भेजेगा, क्योंकि अब मॉडिफिकेशन कुछ करना है, कुछ ऑब्जेक्शन है, तो 7 दिन का टाइम पीरियड वो डिसाइड करने में लेता ही है। सेक्शन 8 बात करता है रजिस्टर ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर, कि स्टैंडिंग ऑर्डर की रजिस्टर कैसे होगी। सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर शैल बी फाइल्ड इन रजिस्टर मेंटेन्ड बाय द प्रपोज और एक्ट। ओके, सेक्शन 8 बात करता है। अब सेक्शन 9 बात करता है पोस्टिंग ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर। पोस्टिंग ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर में क्या बात किया गया, लाइक द टेक्स्ट ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर्स एज फाइनली सर्टिफाइड शैल prominently be posted in English, okay, or in the language understood by majority of workmen on the special board or near the entrance of majority of workers. Like suppose if अगर वो एरिया लोकल है, इंग्लिश में तो जाएगा ही, मेन जो लैंग्वेज इंग्लिश होगा ही। यहाँ पे जो पोस्टिंग ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर जो पोस्ट किया जाएगा वो उसका मेन जो भाषा होगा वो अंग्रेजी भाषा में जाएगा, मीन्स इट विल बी इन इंग्लिश लैंग्वेज। एंड जो मेजोरिटी ऑफ लोग, जो मेजोरिटी ऑफ पीपल्स जो लैंग्वेज बोलते हैं उसमें जाएगा। फिर कोई लोकल लैंग्वेज, मान लीजिए तमिलनाडु में तो वहाँ का लोकल लैंग्वेज तमिल है तो वो तमिल लैंग्वेज में जाएगा। मान लीजिए दिल्ली में है तो यहाँ पे हिंदी है तो हिंदी में जाएगा, हिंदी या इंग्लिश में। ओके, सो तो लोकल लैंग्वेज जो मेजोरिटी ऑफ पीपल्स जो लैंग्वेज वहाँ पे बोलते हैं उस लैंग्वेज में जाएगा, समझ गए। उस लैंग्वेज में भी इंग्लिश में तो जाएगा ही। एंड लाइक यहाँ पे ये भी बताया गया स्पेशल बोर्ड, यहाँ पे मतलब कहाँ पे लगाया जाएगा, ये जो स्टैंडिंग ऑर्डर की पोस्टिंग कहाँ पे की जाएगी, तो यहाँ पे बताया गया नियर द एंट्रेंस फॉर मेजोरिटी ऑफ वर्कर्स। ओके, सो सेक्शन 10 में बात किया गया ड्यूरेशन मॉडिफिकेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर के बारे में। अब बहुत ज़्यादा लंबा लेक्चर हो गया तो इसमें बस ये बताया गया ड्यूरेशन के बारे में। अगर कोई मॉडिफिकेशन है तो 6 महीने यहाँ पे बताया गया कि लाइक इफ देयर इज एनी एग्रीमेंट बिटवीन द एम्प्लॉइज एंड वर्कर इट कैन बी नोटिफाइड नोटिस इन द एम्पायर ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑन विच इट कम इन टू द फोर्स। ओके, एंड द डेट ऑफ इन्फोर्समेंट से 6 महीने के जो टाइम पीरियड दिया गया नोटिस। सो यहाँ पे आपको सेक्शन जो 10A है ना, ये यहाँ पे मैंने नहीं डाला है। सेक्शन 10A जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 10A में बात करता है पेमेंट ऑफ सब्सिस्टेंस अलाउंस टू द सस्पेंडेड वर्कर, कि जो सस्पेंडेड वर्कर होंगे तो सस्पेंडेड वर्कर जो होंगे इनकी जो पेमेंट और अलाउंस के बारे में बात किया गया। लाइक 50% जो इनके जो वेजेज होंगे ना, वो वेजेज इनको दिए जाएंगे अगर उनको सस्पेंड किया गया है तो, और ये लगभग 90 डेज तक उनको ये पेमेंट दिया जाएगा, समझ गए। एंड एट द रेट ऑफ 75% ऑफ सच वेजेज फ्रॉम द रिमेनिंग पीरियड ऑफ सस्पेंशन इफ द डिले इन कंप्लीशन ऑफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग जो है उसके अगेंस्ट उसकी कंप्लीशन में टाइम लग रहा है तो वर्कमैन इज नॉट डायरेक्टली एट्रीब्यूट टू द कंडक्ट ऑफ सच वर्कमैन। अब यहाँ पे क्या है कि यह बताया गया कि एट द रेट ऑफ 75% ऑफ सच वेजेज फ्रॉम द रिमेनिंग पीरियड उनको दिया जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पे ये बताया कि कोई भी वर्कर अगर सस्पेंड कर दिया गया तो 50% उसको सैलरी दिया जाएगा 90 दिनों तक कंटिन्यू। ओके, अब 10A एक बार आप पढ़ लेना, सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया। सेक्शन 11 बात करता है पावर ऑफ सर्टिफाइंग ऑफिसर, जो CRPC में इसकी प्रोविजन लाइक एवरी सर्टिफाइंग ऑफिसर एंड अपीलेंट अथॉरिटी शैल हैव ऑल द पावर्स ऑफ सिविल कोर्ट्स फॉर द पर्पस of the evidence as per section 345 and 346. Okay, CRPC to consider the certifying officer as civil court. अब सेक्शन 12A बात करता है टेम्पररी एप्लीकेशन ऑफ द मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर। अब मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर के बारे में मैंने बताया ही था कि मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर होता क्या है, समझ गए। सो मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर क्या होता है कि मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर होता है कि एक ऐसा कानून जो कि कानून नहीं है लेकिन उसको रेफरेंस लेते हैं, रेफरेंस लेकर मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर को रेफरेंस लेकर वो करते हैं वहाँ पे, समझ गए। सो ये तो क्लियर हो गया। एंड यहाँ पे ये बताया गया कि द प्रिस्क्राइब मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर टिल द गेट सर्टिफिकेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर दिस वुड अप्लाई टू द मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर प्रिस्क्राइब बाय द एक्ट में जो प्रिस्क्राइब है MSO, जिसे मैंने बताया था। इसको मैंने वहाँ पे मॉडर्न कर दिया था, बार बार मॉडर्न बोल दिया था, मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर होता है ये एक्चुअली। सो दिस प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल टू द टेम्पररी एप्लीकेशन ऑफ मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर टू द स्टेट ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र इज अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ और बताया गया है मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर के बारे में कि प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर की प्रोविजन यहाँ पे महाराष्ट्र और गुजरात के स्टेट गवर्नमेंट में, मान लीजिए कि कोई इंडस्ट्री है उसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई है या कोई ट्रेड यूनियन है उसकी एस्टेब्लिशमेंट, वहाँ पे इंडस्ट्री की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो स्टेट एस्टेब्लिशमेंट है, मान लीजिए कि वो गुजरात में या महाराष्ट्र में उसकी एस्टेब्लिशमेंट है, तो पार्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट वहाँ पे अलाउ नहीं करता, ये जो MSO है वो अलाउ नहीं करता, क्योंकि ये इसका रेफरेंस और इसको मतलब परमिट नहीं करता वहाँ पे, बेसिकली इस एक्ट में ये बताया गया है। सो सेक्शन 13 पेनल्टीज एंड प्रोसीजर्स, पेनल्टीज एंड प्रोसीजर्स के बारे में बता दे रहा हूँ। लाइक फेलियर ऑफ एम्प्लॉयर टू सबमिट ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर, देन फाइन वहाँ पे क्या है 5,000 वहाँ पे फाइन है। BCom एक ऐसी डिग्री है जिसको HR 2 मिनट में रिजेक्ट कर देती है। मेरी मत ही मारी गई थी जो मैंने BCom चूज किया, पर करती। ओके, एंड ₹200 फॉर एवरी डे ऑन कंटिन्यूएशन ऑफ ऑफेंस। अगर आप ऑफेंस कंटिन्यू किए जा रहे हैं तो ₹200 एवरी डे होगा।
एंड फाइन ऑफ ₹100 ऑन कंट्रवेंशन एंड ऑन कंटिन्यूएशन ऑफ ऑफेंस। अगर 100 रुपये फाइन यहाँ पे इस चीज़ का लगाया गया है कि अगर कोई ऑफेंस कंट्रवेंशन करता है और उस ऑफेंस को कंटिन्यू करता है तो ₹25 डेली का होगा, समझ गए। तो यहाँ पे बस ये याद रखना है कि 5,000 रुपये फाइन लगेगा अगर आपने फेलुअर किया है, मतलब फेलुअर ऑफ द एम्प्लॉयर टू सबमिट ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर की मतलब सबमिशन आपने नहीं किया तो 5,000 रुपये यहाँ पे फाइन लगेगा ही लगेगा। अगर उस ऑफेंस को आप दोहरा रहे हो तो 2,000 रुपये डेली से फाइन आएगा जिस दिन से ऑफेंस आपने किया है। अब 100 रुपये फाइन आएगा ऑन कंट्रवेंशन, अगर उसकी कंट्रवेंशन की है आपने तो, और अगर उसको कंटिन्यू आप करें तो डेली आपको 25 रुपये उससे जिस दिन से ऑफेंस किया उससे ऐड होते जाएगा डेली 25 रुपये फाइन। तो ये बताया गया, समझ गए। तो ये लगता है क्लियर हो गया। 13 ये बात करता है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर। स्टैंडिंग ऑर्डर की इंटरप्रिटेशन, व्हेन देयर इज एनी डिस्प्यूट एज टू ऑब्लिगेशन और इंटरप्रिटेशन टू द स्टैंडिंग ऑर्डर देन दैट क्वेश्चन मे बी पेपर टू एनी वन ऑफ द लेबर कोर्ट ईदर बाय द एम्प्लॉयर और trade union or representative of workman. After receiving the application, labor court shall give an opportunity for both the parties then decide the dispute. So whatever the decision given by the labor court shall be final and binding on parties. Okay, conclusion में जैसे कि वही चीज़ बता दी गई है, like this act administers relation between employees and employer or workman, trade union and the boss. So a industry is 100 or more than 100 employees, जैसे मैंने बिगनिंग में बताया था, बिगिनिंग में like 100 या 100 से ज़्यादा एम्प्लॉय हैं, then require certain rules and regulation to रन सच इंडस्ट्री। कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं कि 100 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं आपके इंडस्ट्री में और आपने उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, टर्म्स एंड कंडीशन कुछ मेंशन ही नहीं किया। तो स्टैंडिंग ऑर्डर्स कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज प्रोवाइडिंग गाइडलाइंस एंड रूल्स फॉर द बेटर फंक्शनिंग ऑफ एन इंडस्ट्री। हेंस स्टैंडिंग ऑर्डर्स फुलफिल्स द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ सिक्योरिंग सोशल like socio-economic justice in an industry. Okay, I think this is clear. So thanks for